पढ़ाई बिल्कुल ही अलग है पाकिस्तान की पढ़ाई से। पाकिस्तान में तो खैर रोट लर्निंग बहुत कॉमन है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लर्निंग करवाते हैं। जीपीए आपकी अच्छी आ जाती है अगर आपको कोई ये बोलता है कि जीपीए डजंट मैटर, इट रियली मैटर्स व्हेन यू आर कमिंग हियर विद नथिंग, यू हैव नो कॉन्टेक्ट्स। सो आई थिंक देयर आर फ्यू थिंग्स दैट विल एक्चुअली रियली हेल्प यू आउट। द फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप गोरों के मुल्क में आए हैं, गोरों की ज़बान बोलेंगे तो गोरे आपको रखेंगे, वरना फिर कोई नहीं रखता। ठीक है, और चाहिए होंगी। ऑस्ट्रेलिया में ये रूल है कि आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है हर चीज़ का। तो अगर आप अकाउंटेंट हैं, आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सीपीए तो ज़रूर होना चाहिए। कि अगर 10,000 पाकिस्तानी आ रहे होंगे इस कंपनी में तो कोई ना कोई एक पहुंच जाएगा सीएफओ तक। लेकिन अगर बंदा ही एक है यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मुसाफिर। आज के जो गेस्ट हैं वो मेरे बड़े ही करीबी दोस्त हैं। इनका नाम साद शहजाद है और ये टियर 1 रिटेल कंपनीज़ के अंदर जो हैं ही इज़ वर्किंग एज अ फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। और आज के मेरे को होस्ट जो हैं वो फरहान गफ्फार शेख। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आप लोग सब ठीक होंगे? थैंक यू फॉर कमिंग बैक एंड प्लीज़ वेलकम आवर गेस्ट साद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी एंड आपने इतना टाइम दिया आज। नहीं कोई मसले की बात नहीं है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमारे भाई आपके लिए तो कुछ भी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। तो साथ बस यही पूछने जा रहे थे। ऑब्वियसली वी हैव कैप्चर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू एंड हमाद भाई जैसे बता रहे थे कि आप टियर 1 में जॉब कर रहे हैं एंड आपने ग्रेजुएशन से आई बिलीव पहले ही जॉब अपने ही हिसाब से ढूंढ ली थी इन योर आई बिलीव करियर। तो आप थोड़ा बताएंगे कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर, लाइक आप कैसे आए कराची में, आप क्या करते थे, आप जहाँ कहाँ से हैं पाकिस्तान से? जी मैं कराची से हूँ और मैंने अपना जो है बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद जो है जॉब हंटिंग थोड़ी सी स्टार्ट की थी। मैंने बीबीए किया था वहाँ पे और उसके बाद मैं एक बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर लग गया था। सो आई वाज प्लेस्ड इन कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो वहाँ पे मैं तकरीबन 2 साल काम कर रहा था और वहीं से मेरे जो है ये इरादा बना था कि मुझे पोस्ट ग्रेड करने जाना है कहीं पे। तो इनिशियली हाँ मैं एक बैंकर था और फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आया और यहाँ पे पढ़ाई की और फिर द नेक्स्ट स्टेप्स। साद, वाज इट इजी टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि आपने ऑस्ट्रेलिया आना है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे वालिद साहब की साइड से तो फिर भी ठीक था, लेकिन वालदा जो थी उनको थोड़ा सा कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रही थी। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है। तो पहले तो उसमें मुझे रिसर्च करनी पड़ी थी बहुत सारी, क्योंकि मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों पढ़ने जाएंगे बाहर, लेकिन कंट्री का नहीं पता था। उसने मेरे दिमाग में डाला ऑस्ट्रेलिया। यूजली पाकिस्तानी जो होते हैं वो सोचते हैं यूके, यूएस, कनाडा। तो जब ऑस्ट्रेलिया का उसने दिमाग में डाला तो मैंने उस पर रिसर्च वगैरह स्टार्ट किया। अब रिसर्च स्टार्ट की तो वहाँ से बातचीत स्टार्ट हुई, फिर पेरेंट्स को मैंने बताया, फिर वहाँ से कन्विंस करना पड़ा उनको बहुत ज़्यादा। मुझे याद है मैं एक तो इंटरनेट मेरी सोर्स ऑफ ट्रुथ था। उसके बाद मैंने कुछ जानने वाले निकाले। मेरे बड़े भाई के एक दोस्त थे, ब्रिस्बेन में थे वो। 2016 की बात है, उनकी पीआर लगी थी तो उनसे मैं बात कर रहा था और उनसे थोड़ी सी मैंने जानकारी वगैरह ली। और फिर उसके बाद मैं कंसल्टेंट्स के पास गया काफ़ी, वहाँ से मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की। तो उसके बाद इतने सारे लोगों के पास जाने के बाद मैंने फिर अपनी अम्मी को कन्विंस किया। बहुत मुश्किल था लेकिन वो एंड में मान गई थी। चलें साथ, ये तो खैर बहुत अच्छी बात है। मुझे ये आपसे पूछना था कि जो आप यहाँ पे जिस तरह मतलब आपने जब अप्लाई किया तो आपने ऑस्ट्रेलिया सोचा, क्योंकि आपने जैसे बोला कि बहुत सारे लोग जो है वो यूके और यूएसए और कनाडा सोचते हैं। जब आपने अप्लाई किया इमिग्रेशन के लिए तो वाज इट थ्रू एन एजेंट या सारा कुछ आपने अपनी सोर्सेज से किया? मतलब इस पे क्या था, अगर एजेंट था तो फिर उसके वो क्या क्या आपके फॉलो स्टेप्स थे जो आपने फुलफ़िल किए थे? अच्छा, तो इसमें ये होता है कि पहले और अभी रिसेंटली बात है, कोई 2 साल पहले तक की। अभी बिल्कुल रिसेंट का मुझे नहीं पता, लेकिन इफ़ यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट एनी यूनिवर्सिटी डायरेक्टली, वो आपसे बोलेंगे अगर आपको वीज़ा लेना है और ऑस्ट्रेलिया आना है पढ़ने तो आपको एजेंट के थ्रू ही आना पड़ेगा। ये इनका एक रूल है फॉर स्टूडेंट वीज़ा। तो
मैंने इनिशियली यूनिक को कांटेक्ट किया था, उन्होंने मुझे ये गाइड किया कि नहीं, आपको एजेंट के थ्रू ही आना पड़ेगा। सर्टेन रीजंस होंगे, मे बी आप जो लोग होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते वीज़ा प्रोसेसिंग में, सो मे बी दैट्स वाई। लेकिन इनिशियली यही होता है कि मैं वेरियस कंसल्टेंट्स के पास गया था, एजेंट्स के पास गया था, और उनमें से मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझे एक एजेंट का बताया था, तो मैं उनके थ्रू जो है अपना वीज़ा का पूरा प्रोसेस करवाया था। एंड इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, लाइक वो आपसे बेसिक चीज़ें मांगते हैं, और अगर आपका जेन्युइन केस है और स्ट्रॉन्ग केस है कि आप वाकई पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये ट्रू फैक्ट है, जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि एजेंट्स जो रिजेक्शन जो होती है वहाँ पे, वो एजेंट का भी फॉल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट्स का इतना फॉल्ट नहीं होता जितना एजेंट का होता है। तो आपने तो माशाल्लाह जितना, जैसे आप बता रहे हो कि आप इंटरनेट से सारे सोर्सेज पहले ले लेते हैं, फिर आपने शॉपिंग अराउंड की जो है कंसल्टेंट की, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से क्या शेयर करोगे इन चीज़ों के ऊपर? मेरे साथ अच्छा, टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों की थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। अच्छा। कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, लेकिन मेरे लिए एक अच्छी बात ये थी कि मेरे जो जानने वाले थे जिनके थ्रू मैं एजेंट के पास गया था, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह मतलब अपने घर वालों की तरह ट्रीट किया था। तो उसमें हुआ ये था कि सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जीपीए बहुत डिसेंट थी, अच्छी खासी जीपीए थी मेरी बैचलर्स में, और मेरे एक जेन्युइन केस था। मेरी पूरी बैक स्टोरी बनी थी कि मैं इसी फील्ड में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मैंने बीबीए किया है, और फिर उसके बाद मैं मास्टर्स अकाउंटिंग में करने जा रहा हूँ, और मतलब एक जेन्युइन, और एक मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग एसओपी भी लिखी थी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि भाई आप क्यों जा रहे हैं और आप वापस आएंगे कि नहीं। उसके बाद मेरा इंटरव्यू भी हुआ था इस पर बाकायदा, उसमें भी मैंने उनको कन्विंस किया था कि हाँ मैं इसलिए जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा। तो उसमें फिर होता ये है कि मेरी साइड से तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब एजेंट की साइड से मुझे थोड़ा सा अनश्योर था कि एजेंट तो चलो ऑल द फॉर्म्स वो है वो फिल कर देगा, लेकिन कुछ होता है कि एजेंट्स ये करते हैं कि आप एसओपी जैसे भी लिख के ले आएँ, वो थोड़ी सी आपको जो है एक्सटेंड करते हैं उस एसओपी को। तो मेरे एजेंट ने एक्सटेंड की, मैंने उससे बोला चलो ठीक है, बिफोर यू सबमिट मुझे एक दफ़ा पढ़वा देना, क्योंकि मैं देख लूँ कि उसमें इंग्लिश वगैरह जो है वो सही हो, क्योंकि एक मैंने लिखी है एक उसने लिखी है और दोनों की इंग्लिश बिल्कुल मैच नहीं कर रही होगी। तो फिर मैंने उसको प्रूफ रीड किया, उसको सही किया, मतलब जितना आप कर सकते हो ना आप उससे उतना करो, और फिर वो एजेंट जो होता है वो सही होता है। मतलब डू नॉट सोली रिलाई ऑन द एजेंट्स, मतलब आप जो है वो अपनी भी थोड़ा सा होमवर्क आपके एक्सपीरियंसेस से आप कहोगे कि अपना भी थोड़ा सा इनपुट देना चाहिए उसमें। बिल्कुल देना चाहिए। देखिए आपको वो वीज़ा के वक्त वो आपकी कुछ चीज़ें देखेंगे कि आपके स्ट्रॉन्ग टाइज होने चाहिए। अब जैसे आपके फैमिली वहाँ पर है, अब मैं जॉब कर रहा था, मेरी जॉब की जो पे स्लिप्स थी वो वहाँ पे थी, मेरी जीपीए अच्छी थी, मेरा आइल्स में अच्छे स्कोर आ गए थे, और उसके बाद मैंने एक जेन्युइन एसओपी लिख के दी थी कि मैं जेन्युइनली पढ़ने जा रहा हूँ, और ऊपर से फिर मैंने कुछ एसेट्स लिए हुए थे, शेयर्स वगैरह, तो मैंने उनको दिखाया कि ये देखो मेरे पास ये भी है, तो मेरे पाकिस्तान में सब कुछ है, मैं मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्यों रहूँगा। तो वो एक जेन्युइनली फिर आपको समझते हैं, वो आपकी जीटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। ओके, सो पहले ऑब्वियसली लाइक आने से पहले आपके पास ऑब्वियसली 3-4 चीज़ें होंगी। आपने जैसे कहा कि मैंने कंसल्टेंट से पूछा और मैंने खुद भी किया, तो जस्ट वॉज लाइक वंडरिंग कि चलो आपने वंस डिसाइड कर लिया कि अच्छा मुझे यहाँ जाना है, तो आफ्टर दैट आपको क्या हर्डल्स आई विद लाइक वीज़ा के बाद, वीज़ा से पहले, लाइक हाउ डू यू लाइक ऑब्वियसली कन्विंस योर पेरेंट्स, कैसे आपका जर्नी रहा उसमें से? अच्छा, वीज़ा से पहले तो ये 2 हर्डल्स थी मेरी। एक तो ये थी कि पेरेंट्स को कन्विंस करना था, वो उसमें यही होता है कि अम्मी की साइड से पहले आपको प्रॉब्लम समझनी होती है, भाई वो चाह रही है बच्चा दूर ना जाए, एक अननोन जगह जा रहा है, और लाइक कैसे रहेगा अकेले, ये वो, तो वो आपको कन्विंस करने की बात है। तो आई थिंक उस अननोन को नोन करना है, उनको दिखाना है कि ठीक है वो एक दूसरी जगह है लेकिन वहाँ पे लोग भी रह रहे हैं। मैंने अपने बड़े भाई के दोस्त से बात करवाई, उनकी एजेंट्स वगैरह से बात करवाई, उन्होंने भी मतलब बोला कि इतने लोग जाते हैं, तो वहाँ से तसल्ली देने वाली बात है। एंड देन एक तो ये मसला था जो खैर अच्छा खासा टाइम लगा इसको रिजॉल्व करने में, तकरीबन 6 महीने। और उसके बाद दूसरा मसला था मेरा फाइनेंशियल बैकिंग मेरी जो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आई बिलीव ये बहुत लोगों का जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में भी होते हैं, या लोअर मिडिल क्लास, वो भी बहुत ज़्यादा उनको होता है, बिल्कुल फाइनेंशियल। तो उसमें मसला ये होता है कि मैं अपने जो है वालिद साहब से बात की कि कितनी गुंजाइश है, क्या हो सकता है। और उस वक्त जो है वो डॉलर चल रहा था मेरे ख्याल से 75-78
कुछ ऐसे। और अभी तो खैर डबल ट्रिपल हुआ है अभी तो खैर कुछ बात ही नहीं कर सकते। और खैर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी बताई कि कितना रेंज हो सकता है फ़ीस के लिहाज से। तो मैंने फिर उस लिहाज से, और क्योंकि मेरा जेन्युइन रीज़न था कि मैं पढ़ने पहले जा रहा हूँ। अच्छा। और दूसरा रीज़न है कि अगर PR मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। लोग जो होते हैं वो मेरे ख्याल से ऑपोजिट चीज़ों को लेके जाते हैं। खैर फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ निकालना स्टार्ट किया। अब वो रिसर्च में मैंने ये भी देखा कि अगर आप रीजनल एरियाज़ जाते हैं, मतलब सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन के अलावा, तो आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो मैंने कहा चलो कहीं और चले आते हैं, अच्छा है PR में भी काम आ जाएगा, क्या पता पॉइंट्स कहाँ काम आ जाए। तो मैंने एडिलेड चूज़ किया, वहाँ पे लोग निकाले और वहाँ का मतलब ऑस्ट्रेलिया का वेदर वगैरह देखा, एडिलेड का वेदर। यूनिवर्सिटी निकाली, यूनी एडिलेड मैंने चूज़ की। यूनी एडिलेड का जब मैं यूनिवर्सिटी के पेज पे गया, वहाँ पे लिखी हुई आ गई फ़ीस $40,000। अब ये बन गया कोई 30 लाख बन गए। हाँ बिल्कुल, हाँ 30 लाख 40 लाख बन गए उस टाइम के बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा ये, और ये 1 साल की बता रहा हूँ मैं फ़ीस, और उसमें भी कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं थी। तो मतलब 60, 70, 80 लाख तो नहीं थे। तो अब मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो दूसरी यूनी देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया देखी मैंने। अब वो थोड़ी सी लो थी इन रैंकिंग, लेकिन फिर मेरी रिसर्च से मुझे ये भी समझ में आया कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आप ओवरऑल ठीक है, आप वो देख सकते हो, लेकिन हर स्कूल का एक स्पेशलिटी होती है। अब यूनिवर्सिटी का बिजनेस स्कूल नंबर 1 है इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। ओके। यूनी एडिलेड की इंजीनियरिंग नंबर 1 है, ऑल्दो यूनी एडिलेड की ओवरऑल रैंकिंग बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटी से। फ्लिंडर्स का मेडिकल ज़्यादा अच्छा है दोनों से। तो मैंने कहा चलो सही है, इन अ वे यूनिवर्सिटी इज़ मच बेटर देन यूनी एडिलेड। तो मैंने उसको चूज़ किया, उनके पेज भी गया, वहाँ पे फ़ी लिखे आ गई 30,000। मैं बोला ये भी थोड़ी सी ज़्यादा है, कहाँ से करें। अब वो ये 30,000 हो गए मेरे ख्याल से 21-22 लाख 23 लाख पड़े के थोड़े बर्दाश्तेबल है। लेकिन फिर मैंने अपने एजेंट से बात की, उसने बोला कि मेरी GPA क्योंकि अच्छी है तो वो मुझे स्कॉलरशिप दिला सकता है। तो मैं बोला ये सही है। दैट्स रियली गुड। प्लीज़ आप भी देख रहे हो कि तो प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन कि मैं इस पे स्कॉलरशिप ले सकता हूँ। बिल्कुल। आई बिलीव मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने पूछा था कि मैं इस पे स्कॉलरशिप ले सकता हूँ। तो उसने कहा कि यस, ये वाली यूनिवर्सिटी में जाओगे तो तुम्हें स्कॉलरशिप की चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंस सिचुएशन यू कैन मेक अ कॉल अबाउट इट। बिल्कुल। और तुम स्कॉलरशिप के मेरे चांसेस वहाँ पे बन गए। तो मैंने बोला ये बेस्ट है, क्योंकि स्कॉलरशिप के बाद वो बहुत रीजनेबल प्राइस में आ गए थे हम लोग, कोई 30 लाख इन टोटल, which was too much for me back then as well. तो पहला तो ये इशू था। और दूसरा द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम इशू वाज कि आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखानी पड़ती है। उस वक्त मेरे ख्याल से $20,000 थी। आप लगा लें ये कितने हो गए, 20 लाख हो गए। 20 लाख भी नहीं था दिखाने वाले। तो खैर अब्बू ने कहीं से अरेंज वगैरह किए, तो वो ये 2 मेन मसले आए थे मुझे। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा व्यूअर्स को कि यूनिवर्सिटी आप एजेंट से ना पूछें किस यूनिवर्सिटी जाओ, वो तो आपको वही बताएंगे जिससे उनको कमीशन ज़्यादा मिलता है। यही मेरा पॉइंट था। अपनी रिसर्च खुद करें कि आपको जाना कहाँ है। अगर आपको पढ़ने जाना है, अगर आपको PR लेने जाना है तो फिर इट डजंट मैटर। अगर आपको जनरली पढ़ने जाना है तो आप खुद अपनी रिसर्च करें और एजेंट को जाके बताएं। मुझे अभी तक याद है कि मैं अपने एजेंट के पास गया, वो मुझे बोलता है कहाँ अप्लाई करना है। मैं बोला ये एक यूनी है यहाँ पे। उसने बोला बस एक। मैं बोला हाँ तो क्या। उसने बोला मेरे पास जब भी लोग आते हैं मुझे 5-5 यूनिवर्सिटीज़ बताते हैं, यहाँ भी अप्लाई कर दो, वहाँ भी कर दो। मैं बोला नहीं ये एक ही बस ये। बिकॉज जस्ट बाय द वे मैं अपने हम लोग व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं कि रीजनल, व्हाट इज़ रीजनल एरिया, वो भी आप अगर बता सकते हो, या उस पर क्या मतलब पॉइंट्स का क्या चक्कर है, या वीज़ा कैसे आ सकता है, जब आप प्लीज़ थोड़ा एलिबरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। अब तो पॉइंट सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है उस वक्त के लिहाज से, लेकिन रीजनल एरिया में ये है कि अगर आप सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन के आउटसाइड कहीं पे भी जाते हैं पढ़ने, तो आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं उस पढ़ाई के। तो वो आपके ऐड होते हैं PR में, आपको हेल्प करते हैं। और वही पॉइंट्स मुझे जो हैं उन्होंने वो एडिलेड, दैट्स व्हाई यू चोज एडिलेड एंड देन साउथ ऑस्ट्रेलिया, राइट? बिल्कुल। तो फिर जब आपका वीज़ा लगा और यहाँ आने तक थोड़ा सा हमें बताएंगे कि क्या मुश्किलात थी। अकोमोडेशन, ऑब्वियसली लॉट ऑफ स्टूडेंट डजंट नो इन एडिलेड और इन ऑस्ट्रेलिया कि हम किसके पास जाएं। किसी का ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह आपने किया। बिकॉज अगर आप यूनिवर्सिटी को देखोगे, यूनिवर्सिटी लाउंज
देती है एंड इट्स रियली एक्सपेंसिव, बिल्कुल राइट? तो Most of the people cannot बहुत even ज़्यादा। afford मैं जब आया था तो मैंने कहा कि इतना महंगा, मैंने कहा चल पर मंथ, मैं तो देख रहा था पर मंथ का, जब मैंने देखा पर वीक मैंने कहा तो मैंने कहा कैंसिल। हाँ, तो आप थोड़ा बताएंगे कि हाउ लाइक आपने कैसे मैनेज किया अकोमोडेशन, जहाँ आने से के साथ आपने क्या किया, किसको अप्रोच किया, कुछ भी प्लीज़ इफ़ यू कैन। अच्छा, तो इसमें आपकी रिसर्च का बहुत हाथ होता है कि आप कितनी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप दूसरों पे या एजेंट पे रिलाई करेंगे, उनके पास शायद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो आपको जेनेरिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो हुआ ये था कि मेरे वालिद साहब के कोई कॉलीग के थ्रू हमने एक जानने वाले निकाले एडलेड में। वो यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे यूनी लॉज तो हैं यूनिवर्सिटीज़ के सिटी में, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव थे। लेकिन कुछ दूसरे लॉजेस भी थे जो आउटसाइड सिटी थे और मतलब बस स्टॉप्स के करीब हैं, आप बस पकड़ के चले जाएं। तो उस लिहाज से जब मुझे ये थोड़ी चीज़ें समझ आई, मुझे किसी ने गम ट्री के बारे में भी बताया। गम ट्री एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है यहाँ पे बाई सेल के लिए, जैसे OLX हो गई पाकिस्तान की एप्लीकेशन। हाँ, और जो है अकोमोडेशन के लिए अगर आप सर्च करें ऑस्ट्रेलिया में तो आपको बहुत सारी अकोमोडेशन मिल जाएंगी। तो मैंने अपना जो है अकोमोडेशन पहले से अरेंज करा के आया था। एक्सपेंसिव लग रही थी मुझे, उसमें मेरा अपना रूम था वो एक हॉस्टल में, बहुत एक्सपेंसिव थी उस वक्त के हिसाब से। आई थिंक $170 पर वीक थे और बहुत ज़्यादा थे, मेरे बजट के बिल्कुल बाहर थे। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया था कि पहले वहाँ जाऊँगा, रहूँगा, चीज़ें समझूंगा और उसके बाद शायद मूव इन कर जाऊंगा अगर रूम शेयर करना हो या कुछ भी, मतलब पैसे कम करने होंगे। तो अरेंज करके आया था वहीं से। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप फॉर द टाइमिंग यूनी लॉज करा लें। आई नो इट्स एक्सपेंसिव बट वंस यू आर हियर यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स वर्क एंड देन यू कैन मूव ऑन टू अदर। और आई बिलीव यूनिवर्सिटी ऑफ जो यूनी लाउंज होते हैं उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट? बिल्कुल 3 months 6 months एंड देन 12 months। ऑब्वियसली द प्राइस वेरीज। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, यस आई वांट टू ऑब्वियसली स्विच, तो आप भले 3 months का भी करा लें, सो दैट एटलीस्ट यू डोंट पे 6 months। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है। साथ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे हमने पहले आपने बताया कि आपका जो होमवर्क था एडलेड आने का, अब आप एडलेड आ गए, अब आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ वो कैसी रही? मतलब आपका जो है वो मतलब हाउ वाज योर ग्रेड्स, और यहाँ पे आपको फर्दर कोई स्कॉलरशिप दी गई आपके बेस्ड ऑन ग्रेड्स, और आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ आपको कैसी लगी यहाँ पे? ओवरऑल यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। पढ़ाई बिल्कुल ही अलग है पाकिस्तान की पढ़ाई से। पाकिस्तान में तो खैर रोट लर्निंग बहुत कॉमन है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लर्निंग करवाते हैं। अब ये बात है कि अब जैसे अकाउंटिंग की जो फील्ड है उसमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं होती, इट्स मोस्टली थ्योरेटिकल, बट उसमें भी आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। अच्छा। अगर आप कोई IT या इंजीनियरिंग फील्ड में चले आए तो उसमें तो खैर आपके मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल शायद ज़्यादा होंगे, मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट यहाँ पे जो है लर्निंग बहुत अच्छी थी। मैं क्योंकि लर्न करने आया था, पढ़ने आया था, और ओवरऑल मैं बहुत सेटिस्फाइड था यहाँ की पढ़ाई से। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि यहाँ की पढ़ाई मुझे पर्सनली ज़्यादा आसान लगी पाकिस्तान की पढ़ाई से। क्योंकि पाकिस्तान में होता है टीचर शॉपिंग हो रही होती है यूनिवर्सिटीज़ में कि कौन अच्छा ग्रेड दे दे, ग्रेड के पीछे भाग रहे होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल जस्टिफाइड होता है। यहाँ पे बाकायदा टीचर्स की मार्किंग की आउटलाइंस होती हैं कि अगर ये ऐसा आंसर आएगा उसमें ये चीज़ें लिखी होंगी तो ये HT है, हाई डिस्टिंक्शन है, ये है तो ये डिस्टिंक्शन है, ये है तो ये फेल है। तो और पाकिस्तान में मुझे नहीं पता होता है कि नहीं होता, लेकिन वहाँ पे रैंडम चीज़ें चल रही होती हैं। तो यहाँ पे बाकायदा आपको जस्टिफाइड आपके आंसर्स भी जस्टिफाइड किए जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ बिल्कुल अनजस्टिफाइड चीज़ हुई है तो फिर आप टीचर के पास जा सकते हो, उनको चैलेंज कर सकते हो आपके भाई आपने मेरा सही नहीं किया है मार्क। आपको फिर वो दूसरा टीचर जो स्कूल हेड ऑफ स्कूल होता है हर बिजनेस डिपार्टमेंट आई बिलीव, इट्स काइंड ऑफ, तो वो आपको दूसरा टीचर अरेंज करके देता है जो आपके द्वारा मार्क करता है पूरा पेपर। हाँ, उनका अलग से एक मतलब टीचर्स के अलावा अलग ज्यूरिस्डिक्शन चलती है भाई वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। वो आपके असाइनमेंट चेक करते हैं, आपके पेपर चेक करते हैं, क्विज चेक करते हैं, सब चेक करेंगे आपका। जो आप उनको बोलोगे भाई ये मेरे ख्याल से सही नहीं हुआ है मेरे साथ, और वो फिर आपको देते हैं। और इसमें बाकायदा मैंने कुछ दफ़ा मैंने करवाया था और मेरे मार्क्स पड़े थे। आई बिलीव वहाँ पाकिस्तान और इंडिया में बदमाशी चलती है टीचर्स की, कि आपने भी शायद फेस किया होगा अहमद भाई फेवरेटिज्म तो होता है। है अगर आप मेरे इशारों पे नहीं चले
Yes, true. तो आपको हम फेल कर देंगे, राइट, है ना? बिल्कुल, यहाँ पे लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, क्योंकि अब पाकिस्तानियों को कुछ नहीं पता, वो अब ये इसको अब्यूज़ ना करें इस चीज़ को, तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी काइंड ऑफ पेनल्टी भी रखी हुई कि अगर आपने अपना कोई भी चीज़ रीचेक करवाई तो ग्रेड ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, तो दोनों साइड हो सकता है। जैसा यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आई हर्ड के आपको जो है वो एज ए असिस्टेंट टीचर भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको मतलब हायरिंग की थी UniSNA, विच इज़ आई बिलीव वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू कि आपको इन ए स्टूडेंट लाइफ आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई। तो इसका क्या था बैकग्राउंड, थोड़ा सा समझाएंगे? अच्छा, तो इसमें देखें, इसका ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको मोटिव बता दूं, मैं पढ़ने गया था वहाँ पे और मैं अपनी पढ़ाई में बहुत एक्सेल कर रहा था, तो आई इवन अचीव्ड गोल्डन की अवार्ड। तो उसकी बेसिस पे एक तो अगर GPA आपकी अच्छी आ जाती है, अगर आपको कोई ये बोलता है कि GPA डजंट मैटर, इट रियली मैटर्स व्हेन यू आर कमिंग हियर विद नथिंग, यू हैव नो कॉन्टेक्ट्स, सो आई थिंक देयर आर फ्यू थिंग्स दैट विल एक्चुअली रियली हेल्प यू आउट इन ऑस्ट्रेलियन मार्केट। तो GPA ने मेरी बहुत हेल्प की थी, क्योंकि वहाँ पे रोल्स निकल रहे होते हैं। एक रोल निकला था पीयर असिस्टेड स्टडी सेशंस का, उसमें फास्ट लीडर्स होते हैं जिनकी GPA हाई होती है, उनका इंटरव्यू होता है, उनका ग्रुप सेशन होता है, उसके बाद सिलेक्शन होती है और उससे आपका रेफरेंस भी मांगते हैं। मतलब मेरे एक प्रोफेसर थी, मेरी उनसे बहुत अच्छी बन गई थी, तो उन्होंने मेरा रेफरेंस भी दिया था, तो उसके थ्रू मेरा उस सेशन में इट्स काइंड ऑफ अ जॉब, उसमें मेरा जो है मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल गई थी। और उस एम्प्लॉयमेंट के थ्रू मुझे जो है कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उनको सेपरेट स्टडी हेल्प चाहिए होती है, तो उसमें ट्यूटरिंग की आपको वो मिलता है, आपको एक मौका मिलता है, तो उसमें आपको हायरिंग का चांस मिलता है। तो उन्होंने फिर मुझे वो ऑफ़र की थी, तो मुझे 2 रोल मिले थे, एक इकोनॉमिक्स का कोर्स और एक अकाउंटिंग का कोर्स था, 2 मैंने अलग अलग रोल पढ़ाए थे लोगों को। तो वो एक आपको अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है उसमें कि आप काइंड ऑफ आपकी अगर स्टेज फ्राइट है वो भी ख़त्म हो जाती है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स बेटर हो रही होती हैं, आपकी GPA माशाल्लाह से खुद ही अच्छी है, तो और आपका CV सबसे पहले स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि आपके ये CV में ही आएंगी ये सारी चीज़ें। आई बिलीव वो ऑड जॉब करते हुए ऑब्वियसली CV पे नहीं आएगी कि आप, बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप कन्वीनियंट स्टोर में काम कर रहे हो, आप CV में कैसे डालोगे प्रोफेशनल जॉब के लिए, लेकिन अगर आप एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगे हुए हो, प्रोफेसर तो खैर नहीं, लेक्चरर है। सर, इफ़ यू डोंट माइंड, कैन यू जस्ट शेयर योर CGPA जो आपकी यहाँ पे थी, बेस्ड ऑन दैट जो आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली? मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे ख्याल से फुल थी, 7 on 7 थी, लेकिन उसके बाद वो मुश्किल होते जाता है, तो मेरी गिर गई थी। आई थिंक 6.4 थी out of 7, which is still good. Above 6, anywhere above 6 is very very good. I believe ये तो बहुत अच्छी बात। and I believe above 6 पे एक कोविड के बाद वो भी निकाला था, वीज़ा का एक क्लॉज निकाला था कि हाई अचीविंग, तो दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल से कि GPA डजंट मैटर, बट आई बिलीव कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीज़ाज आए थे, PR लगी थी हाई डिस्टिंक्शन की वजह से। तो जैसे आप बोल रहे थे कि मुझे जॉब लगी, ऑब्वियसली आप जब यूनिवर्सिटी में थे, मुझे पता है कि यहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज़ अ रेफरेंस कल्चर, तो कैन यू डिस्कस दिस व्हाइल हाउ यू गेट योर जॉब्स इन द फ्यूचर? लाइक जैसे आप यूनिवर्सिटी से निकले तो आपको प्रोफेशनल जॉब कैसे लगी व्हाइल डिस्कसिंग के हाउ द रेफरेंस हेल्प्स यू, और अच्छा उसके लिए थोड़े से प्री रिक्विजिट्स हैं फरहान। इसमें होता ये है कि आपकी कुछ चीज़ें आपको बेहतर करनी होगी, उसके लिए कोई मतलब आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। द फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप गोरों के मुल्क में आए हैं, गोरों की ज़बान बोलेंगे तो गोरे आपको रखेंगे, वरना फिर कोई नहीं रखता, ठीक है। एक्सेंट डजंट मैटर, आपका एक्सेंट, मैंने थिक एक्सेंट वाले लोग भी देखे हैं, दे आर डूइंग फाइन, एज लॉन्ग एज योर इंग्लिश इज़ गुड, इट्स ऑल फाइन। तो अगर आपकी इंग्लिश, आप आइल्स के मैं हिसाब से अगर बोलूँ, अगर आप 6 पे आए हैं तो आप इम्प्रूव करते रहें। यूनिवर्सिटी जो होती है आपको फ्री रिसोर्सेज देती है इंग्लिश सीखने के लिए। 2 साल के लिए अगर आप आएँ मास्टर्स की डिग्री पे या बैचलर्स की डिग्री 3 साल, इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे आप सीखने आए हैं तो अभी बस सीखते जाएँ आप, सही ना, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है, और इम्प्रूव योर इंग्लिश, दैट्स द फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में कोई इंटर्नशिप है, कोई प्लेसमेंट है, ज़रूर उसको चूज़ करें अपने इलेक्टिव के तौर पे। मैंने चूज़ की थी, उसमें आपके रेफरेंस बन जाते हैं, क्योंकि आप एक कंपनी में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे अच्छे से बात करें, आपकी सॉफ्ट स्किल डेवलप होती है, बात करने की जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। अगर आप अपोजिट जेंडर से इतना जो है क्या बोलते हैं, आपने इंटरेक्ट नहीं किया हुआ है आपने, तो फिर आपकी वो एक कॉन्फिडेंस वो भी बढ़ती है।
तो उस तरह आपके जो है और आपका सीवी भी स्ट्रांग होता है कि आपने एक इंटर्नशिप की हुई है कहीं पे, ऑल्दो यू नॉट बीइंग पेड फॉर दैट, और इंस्टेड यू पेइंग देम। यस। तो उसमें अगर आपकी ये आपके प्रीरेक्विजिट्स हैं, ये होने ज़रूरी हैं। ऊपर से अगर आपको कोई आपकी जो जीपी है वो आपको हेल्प करेगी डेफिनेटली। अगर आपको लगता है कि भाई कोई पैदाइशी जीनियस होता है, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने अपनी पाकिस्तान की जीपीए बता दी ना, सब बोलेंगे ये पता नहीं क्या है। मेहनत मैं सबको बोलूँगा, मेहनत पहले होती है, बाद में सारी चीज़ें होती हैं। नसीब आपका अपनी जगह पे लगता ज़रूर है, बिल्कुल, लेकिन रब भी देखता है कि इंसान मेहनती कितना है। बिल्कुल बैठे बैठाए किसी को कभी कुछ नहीं मिला। तो मेहनत करनी है और अपने प्रोफेसर से बनाएं। प्रोफेसर्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं। सही है। अब जैसे मेरे प्रोफेसर ने मेरे लिए इंटरनल रेफरेंस दिया था स्टडी प्रोग्राम के लिए, तो उसमें मेरी एक जॉब लग गई थी। इट वाज अ वेल पेइंग जॉब, यूनिवर्सिटीज आपको बहुत अच्छा पे करती हैं। तो उसमें मेरा सीवी जो है ना उसी वक्त से स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जब मैं आया था यहाँ पे लैंड किया था, मैंने चीज़ें समझना स्टार्ट की। सो आफ्टर स्पेंडिंग लाइक फर्स्ट सेमेस्टर मैंने ये समझ लिया था कि भाई अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करना है अगर मुझे कहीं जाना है, क्योंकि लोग कुछ भी बोलें गोरों के बारे में, बहुत सारी बातें फैली हुई हैं, लेकिन देयर इज़ अ प्रॉपर चैनल टू रीच योर गोल। तो मैंने वो प्री रिक्विजिट पूरे टिक कर लिए थे अपने। उसके बाद हुआ ये कि आपके कनेक्शन बनते जाते हैं खुद ही, और आपकी नेटवर्किंग होती जाती है। तो अब मैं प्रोफेसर भी लगा था, असिस्टेंट प्रोफेसर, और मेरे कुछ कनेक्शंस हो गए थे। एक स्टूडेंट से बन गई थी जो एक अकाउंटिंग फर्म में काम कर रहा था एज अंडर ग्रेजुएट पार्ट टाइमर। उसकी एक फर्म में पोजीशन आई अकाउंटेंट की, तो उसने मुझे बताया, मैंने कहा चलो अप्लाई कर देते हैं, कोई नहीं। और उस वक्त जो था जॉब चाहिए थी, प्रोफेशनल में जॉब चाहिए, अंदर घुसना है बस किसी तरह अपने फील्ड में। तो आई एंटर्ड दैट फील्ड, और जो मेरी, अगर मैं आपको सैलरी की बात करूं तो मैं अपनी सैलरी हाई से लो पे गया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत पे करती है, कैजुअल जॉब होती है, और मैं बिल्कुल बेसिक मिनिमम पे गया था। बैक सेट फॉर यू ऑब्वियसली। बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको। तो मेरा स्टार्ट वहाँ से हुआ था। अब वहाँ से मैं फर्म में आ गया। फर्म में आप बिल्कुल सीख रहे होते हैं, आपको इंटरेक्शन करना है, लोगों से बात करनी है, और सब गोरे होते हैं। आपको कोई मतलब पाकिस्तानी तो वैसे ही नहीं मिलेगा यहाँ पे। अनफॉर्चुनेट बात है, हंस रहे हैं हम लोग, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, एंड आई रियली डोंट लाइक इट। बट मैंने जितनी भी जॉब की मुझे एक भी पाकिस्तानी नहीं मिला। राइट, लाइक प्रोफेशनल जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जो वरना हमने भी ऊबर वगैरह मैंने बहुत किया है। मैं बहुत तो नहीं किया, मैंने इसे अपनी ज़रूरत के लिए किया, क्योंकि ज़रूरतें निकालनी थी, क्योंकि आपके पास लिमिटेड आवर्स होते हैं। 20 आवर्स थे मेरे ख्याल से पर वीक। अब आई बिलीव 24 हो गए है ना मेरे ख्याल से। 24 आवर्स, यस। तो मैंने तकरीबन ऊबर कितने 1 साल किया होगा, 2017 to 2018। उसके बाद फिर इंटर्नशिप लग गई थी, टाइम उसमें निकल गया। उसका पे ये जॉब लग गई थी यूनिवर्सिटी में, तो उसमें फिर खैर अच्छे ताल्लुकात बनना स्टार्ट हुए थे। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, देयर आर सम सर्टेन प्री रिक्विजिट। आपकी जीपीए होनी चाहिए, आपकी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स, और जो है आपका सीवी स्ट्रांग होना चाहिए, आपके रेफरेंसेस होने चाहिए। सीवी पे याद है कि मेरे पास, हालांकि मैं अंडर ग्रेजुएट कर रहा हूँ इंजीनियरिंग में, बट मेरा एक कोर्स था स्पेशली डिज़ाइन टू हाउ टू बिल्ड अ सीवी, हाउ टू डू अ लिंक्डइन पेज, हाउ टू डू अ सोशलाइजिंग। मुझे मेरा जो खुद का लिंक्डइन पेज है, मुझे उस कोर्स की वजह से मिला है। यू नो दैट गाइस, कि इतना सीवी पे वो लोग करते हैं कि एक कोर्स डेडिकेटेड कर दिया उन पे। एंड इट्स नॉट कि आपको कोई चॉइस दी है, इट वाज अ मैंडेटरी कोर्स फॉर मी। और ये अच्छी बात है फरहान, रियली गुड, इट वाज लाइक वाओ, बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि सीवी बनाने की लिटरेसी मेरे ख्याल से अभी शायद लोगों में नहीं है। हाँ, एक तो ये होती है, और ऊपर से कवर लेटर लिखना सबको नहीं आता। सो इट्स काइंड ऑफ गुड दैट इफ योर यूनिवर्सिटी इज डूइंग दैट, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आता, आप हेल्प मांग सकते हैं। हर चीज़ गूगल पे शायद जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रोफेसर के पास चले आएँ कि मैंने ये सीवी लिखा, आपको क्या लगता है। बहुत सारे प्रोफेसर होंगे आपके पास। अच्छा, ये चीज़ मैंने भी देखी है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आपके टीचर्स बड़े हेल्पफुल होते हैं। बिल्कुल, इफ़ यू स्पीक, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। मतलब वो बहुत कोशिश करते हैं कि आपको जो भी आपके कंसर्न्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आपको आंसर भी प्रिपेयर करते हैं। अनलाइक पाकिस्तान में, इट्स नॉट अ शेम, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन टीचर्स इतना वो फेवरेटिज्म जिनके साथ होता है तो उनके साथ करते हैं। बट यहाँ पे मैंने देखा ऐसा फेवरेटिज्म कोई भी चीज़ नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग वेल और इवन इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, टीचर्स आपको हेल्प आउट ज़रूर करते हैं
कि आप जो है वो अपने गोल्स को अचीव करें। जैसा हम ये आपकी उस पे आ गए प्रोफेशनल जॉब पे, और प्रोफेशनल जॉब पे आपने फर्दर एक्सेलेंस भी काफ़ी करी, आपने फर्दर ग्रोथ भी काफ़ी करी, तो वो कैसे आपकी ग्रोथ हुई? मतलब कमिंग फ्रॉम यूनी से फर्स्ट जॉब एंड नाउ कमिंग अप टू Tier 1 रिटेल कंपनीज में गई, तो ये कैसा आपकी जर्नी रही? ये अगर मैं सच बोलूं तो इट वाज अ स्लो एंड स्टडी एंड लाइक यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। But at least you are there. definitely. you reach there अब eventually. slow and steady तो नहीं, देखो यार, within a span of 7 years. 7 तो खैर नहीं, 4 साल। 4 साल। No. If you start from नहीं, your वो education career. अच्छा फिर तो मतलब आप जीरो से zero से you started from nowhere and you are somewhere. आप believe it's a great blessing. Plus मैं blessing तो बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा आप इसका hard work भी बहुत है, क्योंकि मैं आपकी बात से अभी तक ये समझा हूँ कि आपने जो है ना अपने गोल्स से बहुत स्टिक रहे हो, और जो टाइमलाइंस आपको दी हैं आपने उस टाइमलाइन को फॉलो किया है। बिल्कुल सही बोला है हमाद। क्योंकि मैं आपकी बातों से नोट करो, मैं अपने व्यूवर्स को भी बोलूँगा, क्योंकि मैंने खुद भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है, मैं सबको ये बोलूँगा कि अपने गोल्स और अपनी टाइमलाइन को फॉलो करो। अगर आपको एक टाइमलाइन दी गई है तो आप उस टाइमलाइन को करो, टाइमलाइन के साथ प्ले नहीं करो, डू नॉट मेस विद इट, क्योंकि फिर आपके साथ मेस होगा तो फिर देन पीपल लाइक अस, हम फिर रोते बहुत हैं, कहते हैं कि यार ये नहीं हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वो हम हमारी किस्मत को भी और नसीब को भी ब्लेम देते हैं। ऊपर से मत भी लोग यहाँ पे आते साथ ही बोलते हैं कि ये तुमने कोर्स क्या ले लिया, इस पे तो पीआर ही नहीं है। यार ये चीज देखो, आप साथ में देखो पहले क्या स्टार्ट किया कि मुझे पीआर मिले तो ठीक, क्योंकि आई एम पुटिंग माय एफर्ट्स, वो डिजर्व करता है तो वो ले, ठीक है। अच्छा, उसका ये था कि मैंने पढ़ना है और मैं पढ़ने के लिए आया। अब जो बंदा इस माइंडसेट से आता है तो सक्सेस आप देख सकते हो साथ में कि जो उसने सक्सेसली, क्योंकि मेरे हिसाब से Tier 1 कंपनी के अंदर और वो भी रिटेल ग्रुप के अंदर जॉब लेना एज अ फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, आई बिलीव ही इज द ओनली वन पाकिस्तानी, आई बिलीव, है ना, वेरी चैलेंजिंग, प्लस जो है वो बहुत अचीवमेंट की बात है, बड़ी वेरी बिग अचीवमेंट। तो साथ ये जर्नी कैसे हुई, थोड़ा सा इसके बारे में भी नॉलेज दो। माशाल्लाह से सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा शायद माँ बाप की दुआ है, मेहनत है अपनी, खैर वो तो लगे, लेकिन माँ बाप की दुआ होगी, किसी के साथ कुछ अच्छा किया होगा शायद, इसलिए नेकी जाहिर सी बात है, नेकी और दुआएं तो ज़रूर काम आती हैं। लेकिन हुआ ये था कि स्टार्ट मैंने वही अकाउंटेंट रोल से किया टैक्स एंड ऑडिट में। उसमें होता ये है कि जब आप ग्रेजुएट लेवल से आप स्टार्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल मिनिमम पे मिलती है। मुझे पे का कोई मसला नहीं था, मैं बोला सीखने आया, कुछ सीखना है, बस कुछ सिखा दे कोई, बस मैं तैयार हूँ सीखने के लिए। अच्छा, सेम विद मी, जब मैं अपनी कार इंडस्ट्री के अंदर आया मुझे यहाँ की नॉलेज नहीं थी, और मेरा ख्याल है बहुत ही कम पे था, आई वाज $8 एन आवर। बिल्कुल। तो उस टाइम पे उस वक्त मेरा ख्याल है ऑफिशियल रेट वाज $20 एन आवर, बट आई वाज हैप्पी कि एटलीस्ट मेरे लिए जो है वो पैसों से बढ़ के जो है वो नॉलेज है। बिल्कुल। तो मैं सबको बोलूँगा प्लीज़ देखो, जब शुरू में अगर कोई पैसे ऑफर करे तो प्लीज़ ये ना कहो कि यार उसने बहुत कम दिए, ये देखो कि वो आपको नॉलेज शेयर कर रहा है, क्योंकि यहाँ नॉलेज के कोई पैसे नहीं होते, ये बात है। तो बिल्कुल सही बोला, नॉलेज जो है वही लेनी है आपको। तो मैंने अपनी जर्नी इस तरह स्टार्ट की कि टैक्स एंड ऑडिट में मैंने तकरीबन 3 साल काम किया। उसमें बहुत सीखा, मतलब जितना मैं सीख सकता था उसमें मैंने सीखा ऑलमोस्ट एवरीथिंग। फिर हुआ ये कि इसके दौरान मैंने एक जॉब मैंने बदली थी, क्योंकि जो मेरा वीज़ा था उसमें पे की रिक्वायरमेंट थी, तो वो बाद में जो है वो कैंसिल हो गई थी पे की रिक्वायरमेंट, तो उसका कोई मसला नहीं हुआ था मुझे। खैर मैं अपनी जॉब बदली, टैक्स एंड ऑडिट में मैंने 3 साल काम किया। फिर मैंने, जैसे फरहान को मैं बता रहा था कि आप जो है लोगों के साथ अच्छा करते रहें, अपने कनेक्शंस बनाते रहें, आपके खुद नेटवर्किंग होती रहती है, कनेक्शंस बनते चले जाते हैं। तो मैं अपनी जिस फर्स्ट जॉब में जो मैं काम करता वहाँ पे एक इंडियन लड़का था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। तो वो परमानेंट रेजिडेंट वगैरह था, मतलब काफ़ी टाइम से रह रहा था। तो उसकी जो है उसकी जॉब लगी इस Tier 1 कंपनी में जिसमें मैं अभी आया हूँ। तो उसको मैं याद था, तो जब मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा था दूसरी वाली, तो उसने एक दफ़ा मुझे कॉल की कि यार हमारे कंपनी में एक अकाउंटेंट की पोजीशन खुली है, और मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा नाम दे दूँ। मैं बोला ठीक है, कोई नहीं, कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कॉमर्स का अब ये था कि मैंने टैक्स एंड ऑडिट अच्छा खासा सीख लिया है। मैं बोला अब मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिल रही है तो सीख लेते हैं वो भी। अब 4 किस्म के अकाउंटेंट होते हैं, फाइनेंशियल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ऑडिट हो गया, टैक्स।
अब ऑडिट टैक्स तो अच्छा खासा सीख लिया, मैं बोला फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी बन जाते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। तो मैं उस तरफ चले गया, फिर मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अकाउंटेंट लेवल पे मैंने काम स्टार्ट किया। मुझे याद है कि पहले 4 महीने मैं घर आके ये सोचता था मैंने क्या कर दिया, ये कहाँ आ गया हूँ। इतना मुश्किल था क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप Tier 1 कंपनी में, किसी भी कंपनी में जाएंगे, वहाँ का इतना फास्ट पेस इन्वायरमेंट होता है, इतनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा होता हो क्या रहा है। एंड योर मैनेजर एंड योर सीनियर अकाउंटेंट इज़ एक्चुअली एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स। ऐसा भी नहीं है कि वो आपकी हेल्प नहीं करते, हेल्प भी करते हैं, गोरे होते हैं वो सब हेल्प वगैरह करते हैं, लेकिन आपके शोल्डर पे बर्डन होता है अच्छा खासा। तो पहले 4 महीने तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि जब मैं टैक्स और ऑडिट करता था तो मैं स्मॉल बिजनेसेस को संभालता था, तो वो इतना आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अब इतनी बड़ी कंपनी जिसके 50 बिजनेस यूनिट्स हैं और वही बड़े बड़े, उनका सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स था, तो उसको समझने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगा। आई रिमेंबर मैं तकरीबन सुबह 7 बजे पहुंचता था वहाँ पे, रात को 7 बजे निकलता था। हालांकि वहाँ पे बोला जाता है, मतलब ये गोरे जो होते हैं वो बिल्कुल टाइम के पाबंद होते हैं, वो बोलते हैं नहीं रुको। मेरी मैनेजर यूँ बोलती तुम क्यों रुके हो, जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो सीखने वाली बात थी कि मैं पूरा अपना टाइम इन्वेस्ट करता कि सीख लूँ कुछ। लेकिन ऑल ऑफ दैट पेड ऑफ, क्योंकि जितना मैंने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, मैंने SQL कोडिंग भी सीख ली। अकाउंटेंट के अलावा SQL वगैरह भी आ गया मुझे। मैं क्वेरीज लिखना स्टार्ट कर दी, सो मच सो दैट कि एक सीनियर अकाउंटेंट का रोल निकला रिसेंटली वहाँ पे। मैं तकरीबन मुझे 6-8 महीने हुए थे वहाँ पे। तो मैंने अपने मैनेजर से बात की कि आई थिंक आई एम रेडी फॉर दिस रोल, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है एज अ अकाउंटेंट, और मुझे जो है थोड़ा सा और चैलेंज चाहिए। मुझे अब ये चैलेंजिंग नहीं लग रहा है ये रोल, मैंने जितना टाइम इन्वेस्ट कर दिया इसके बाद। तो मेरी मैनेजर ने मुझे सपोर्ट किया, बोला ठीक है करो। तो मैंने अप्लाई किया। फिर वो यहाँ पे ये नहीं होता कि अगर आप जो होता है आपका ऑटोमेटिक प्रमोशन हो जाता है अगर आपने कोई अच्छा काम किया। यहाँ पे कोई रोल निकलता है आपके ऊपर, आप उसको दोबारा अप्लाई करते हैं, आपके इंटरव्यू होते हैं, वही सारा प्रोसेस, सारी स्क्रीनिंग होती है, सारा पूरी। तो इंटरनली बहुत लोगों ने अप्लाई किया था, बहुत कम रोल थे, बट आई वाज सक्सेसफुल इन दैट माशाल्लाह से। तो फिर मैं सीनियर अकाउंटेंट लग गया था, तो वहाँ पे भी मेरी टीम चेंज हुई थी। फिर मैं सीनियर अकाउंटेंट एज अ सीनियर अकाउंटेंट काम किया मैंने, और उसमें भी और सीखा। दूसरी टीम आ गई थी। अब फिर शुरू के 4 महीने उसी तरह थे कि बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें नई नई होती हैं, क्योंकि इस कंपनी में ऐसा है कि आप कहीं पे भी चले आप बोर नहीं होंगे कभी भी। इतना सीखने के लिए होता है। अच्छा। इतनी बड़ी कंपनी है और इतने सारी टीम्स हैं, आप कहीं पे भी चले कुछ ना कुछ सीखेंगे, आप बोर नहीं होंगे कभी भी। तो ये सबसे बेस्ट बात थी। तो मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। अब सबसे बेस्ट जो मेरे जो काम आई, जो नॉलेज थी, वो थी जो मैंने SQL और कोडिंग सीखी, क्योंकि आपको ऑटोमेशंस करनी होती हैं एज अ सीनियर अकाउंटेंट। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू BAU टास्क विच इज़ बिजनेस एज यूजुअल। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप प्रोसेसेस बनाएंगे, प्रोजेक्ट टेक ऑन करेंगे, ऐसी चीज़ें लेंगे। तो मैंने ये सारे काम करने स्टार्ट किया और ये मेरे बहुत काम आया, इसमें बहुत लर्निंग होंगी। मेरी जो मैनेजर थी वो भी, उसने भी मुझे सपोर्ट किया बहुत। तो टीम आपकी बहुत सपोर्टिव होती है, जो गोरे होते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। तो उसके बाद फिर ये हुआ। अच्छा, इन सब में मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी पहली जॉब में घुसना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी से जा रहे होते हो उसमें फिर मतलब आपकी रेफरेंस नहीं होते, एंट्री इज ऑलवेज डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। लेकिन उसके बाद फिर मेरे सिर्फ कनेक्शंस ने मुझे बुलाया, मैंने खुद कुछ अप्लाई नहीं किया। तो जब मैं इस Tier 1 कंपनी में गया, मुझे वो इंडियन लड़के ने बुलाया था। अब जब मैं रिसेंटली मैं सीनियर फाइनेंस एनालिस्ट बन गया था, तो वो इस तरह बना था, मैंने अप्लाई नहीं किया था, एक रोल निकला था। और वो अभी सीनियर फाइनेंस एनालिस्ट जो होता है वो आप सीनियर अकाउंटेंट के ऊपर होता है, मैनेजर लेवल रोल होता है। तो मैंने जिसके साथ काम किया था, एक गोरा बंदा था बेन नाम का, उसके साथ मैंने काम किया था जब मैं अकाउंटेंट था, वो मेरा सीनियर था। तो उसने मुझे रेफ़र किया उस रोल के लिए। वहाँ की जो मैनेजर थी वो मेरे पास आई, उसने मुझसे पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दैट। आई वाज लाइक या व्हाई नॉट। और उसके बाद फिर उसने मेरा पहला इंटरव्यू लिया। उसके बाद मुझे केस स्टडीज़ वगैरह दी गई, वो मैंने सॉल्व की। उसके बाद फिर मैंने दूसरा इंटरव्यू हुआ, वही पूरा इंटरव्यू प्रोसेस है। उसके बाद फिर मुझे अपॉइंट कर लिया था इसमें। लेकिन इन ऑल ऑफ दैट बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 2 चीज़ें। एक चीज़ और कि मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट कर ली, तो वो बहुत काम आती है। मुझे पूछना था आपसे वो बहुत काम आती है, क्योंकि आपकी डिग्री ठीक है, मास्टर्स वाइल स्टडी आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी की, तो ये भी आपके लिए मेरा ख्याल है काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट होगा, या आपकी जॉब ने थोड़ी आपको लर्निंग दी जो आपको वहाँ पे आपकी एजुकेशन में हेल्प करती थी, या एजुकेशन ने आपको हेल्प करी आपकी जॉब में? जो मास्टर्स की डिग्री थी, टू बी ऑनेस्ट इट्स
nothing compared to chartered accountancy. Oh, is it? कुछ भी नहीं Okay. है। That was an entry level, brother. हाँ। वो तो सिर्फ ये था कि एक एंट्री लेवल था आपको एक एंट्री इंडस्ट्री में देने के लिए. बिल्कुल। बट जैसे जैसे आपने सक्सेस करते गए तो आप बिलीव मेरा ख्याल है एजुकेशन ने भी आपको साथ दिया. और डू यू थिंक के एजुकेशन इज अ पार्ट इज इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस, या आप अपने एक्सपीरियंसेस से भी जो है अपनी ग्रोथ कर सकते हो? एक्सपीरियंसेस से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऊपर जाना है और सक्सेसफुल बनना है तो आपको कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी और चाहिए होती है. और चाहिए होंगी. ऑस्ट्रेलिया में ये रूल है कि आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है हर चीज़ का. तो अगर आप अकाउंटेंट हैं, आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी या CPA तो ज़रूर होना चाहिए. तो जब मेरी पहली जॉब लगी थी टैक्स एंड ऑडिट में, तब मैंने अपना CA स्टार्ट किया था और मैंने ऑन अ फास्ट पेस उसको कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि जॉब और पढ़ाई मेंटेन करना एक साथ इम्पॉसिबल था हो रहा था. तो मैंने कहा जल्दी जल्दी निकालो सब. तो 5 मॉड्यूल होते हैं यहाँ पे CA के, और वो सारे माशाल्लाह से वो मैंने निकाल लिए. तो मेरे पास एक क्वालिफिकेशन आ गई थी CA की. अब जैसे प्री रिक्विजिट होता है, अगर मुझे सीनियर अकाउंटेंट भी अगर बनना था तो उसके लिए आपको CA तो होना ही है, वरना वो आपको नहीं देते. क्योंकि यहाँ पे मेरे पास काफ़ी लोग हैं जो 20-20 साल के एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन उनको नहीं प्रमोशन दिया जाता क्योंकि उनके पास शायद वो क्वालिफिकेशन नहीं है. आप बिलीव यार ये तो ड्रॉबैक है. देखो मेरे हिसाब से ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, प्लीज़ डू नॉट गेट ऑफेंडेड, कि एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए. ठीक है आप एजुकेशन है तो वो आपको ऊपर ले जाएगी, बट एक बंदा 20 साल से या 15 साल से या 10 साल से एक ही फील्ड में एक्सेल करे तो उसको इतना तो राइट मिलना चाहिए कि वो एटलीस्ट दूसरे साइड ऑफ द स्टोरी भी या दूसरी साइड ऑफ द फील्ड भी ज़रूर देखे. अच्छा, मैं इसको इस तरह ऐड करूँगा आपकी बात में कि होता ये है कि अगर आप टीम्स मूव करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल सीख सकते हैं, बिल्कुल खुली इजाज़त है. क्वालिफिकेशन का ये होता है कि आप जैसे CA की क्वालिफिकेशन होती है, या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को देख रही होती है, आप कितने ओपन माइंडेड हैं, कितनी आराम से, कितने रिजिलियंट हैं, ऐसी सारी चीज़ें. तो अगर आप एक मतलब अगर आपने मास्टर्स कर लिया, वैसे तो यहाँ पे मास्टर्स की कोई वैल्यू नहीं है टू बी ऑनेस्ट. बैचलर्स के बाद लोग डायरेक्ट CA करते हैं या कोई किसी और क्वालिफिकेशन में आते हैं. मास्टर्स हैज़ नो वैल्यू व्हाटसोएवर. लेकिन अभी तक मेरी जो क्वालिफिकेशन काम आ रही है वो CA की है. तो that's new. मतलब आपके $30,000 पानी में गए? नहीं ऐसा नहीं है. पानी में तो नहीं गए, उसी की बेसिस पे PR मिली है. इसी के वजह मुझे नहीं, आपकी सक्सेस में एक चीज़ और भी मैंने नोट करी, किसी इंडियन भाई का बड़ा हाथ है. थैंक यू सो मच इंडियन भाई, जिसने भी आपका साथ दिया. आपने ये बड़ा अच्छा था कि साथ की ग्रोथ होती रही. मैंने ये देखा है कि इंडियंस तो खैर अच्छे हैं, गोरे बहुत अच्छे यार, हमारे पाकिस्तानी भी अच्छे हैं. मैंने बस ये देखा है कि मैंने जितने भी प्रोफेशनल फील्ड में गया, मुझे पाकिस्तानी नहीं दिखे, एंड आई फील डिसहार्टेंड बिकॉज ऑफ दैट. चलो साद ने स्टार्ट तो कर दिया. हाँ नहीं, he is the first Pakistani in this. Because यार मैं शायद आपको पहले ही बता रहा था कि यार वी आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, एंड आई थिंक हमें दिखाना चाहिए लोगों को कि भाई हम भी केपेबल लोग हैं. तो मैं जितनी भी कंपनीज में गया हूँ, अभी मैं सीनियर फाइनेंस एनालिस्ट लगाऊँ और आई एम दी ओनली पाकिस्तानी इन द होल फर्म. और ये जो फर्म है, ये जो फर्म है, इसमें तकरीबन 2 लाख लोग हैं एम्प्लॉयड, और पाकिस्तानी आपको दिखेंगे, लेकिन वो आपको स्टोर लेवल पे देखेंगे. वो रिटेल जो रिटेल होते हैं, मैनेजर या शेल्फिंग वगैरह, हाँ स्टॉक. आपको मैनेजर लेवल पे या अकाउंटेंट लेवल पे कोई भी नहीं दिखेगा. तो वो एक दुख होता है. क्योंकि मैं बताता हूँ साथ भाई, क्या होता है कि जैसे ही कोई आता है ना यहाँ पे, जैसे अकाउंटिंग, आपने बोला कि मैं अकाउंटिंग पे आया, तो लॉट ऑफ पीपल विल गेट डिसहार्टेंड कि यार इसमें PR मिलना मुश्किल है. तो वो भटक जाते हैं मेरे राय से कि यार ये नहीं करो, ये कर, नर्सिंग कर लो 2 साल के लिए, इट्स ईजी फॉर यू. आई बिलीव दैट्स द केस, बिकॉज जब मैं भी आया था यहाँ पे, मेरे साथ भी बहुत लोगों ने बोला कि इंजीनियरिंग छोड़ लो, 4 साल की IT कर लो 3 साल की, इजी में निकल जाओगे, PR मिल जाएगी. फरहान, ये आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं. इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि होता ये है कि लोग जो सही बात है भटक जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि लोग पैसों के पीछे भाग रहे होते हैं कि यार चलो अकाउंटिंग में पैसे नहीं हैं, मैं इस फील्ड में चले जाता हूँ, यहाँ पे शायद ज़्यादा पैसे हैं. नहीं भागो, फायदा नहीं है. ऑब्वियसली इफ यू एक्सेल एट व्हाट यू डू, पैसे खुद आपके पीछे आ जाएंगे. ड्रिलिंग करते रहो आप अपनी चीज़, जो आपको अच्छा लगता है ऑब्वियसली उसमें करो. हाँ, जो अच्छा लगता है, सही बात है. तो एक तो ये बात है कि अब अकाउंटेंट्स ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है, कितने लोग हैं, होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से शायद वो इसलिए नहीं आते क्योंकि शायद उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे कम मिल रहे हैं. लेकिन इवेंचुअली यू रीच दैट पोजीशन where you can call yourself successful in like high class
ऑफ पीपल। लेकिन वही बात है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत से भाग रहे हैं फिर शायद कुछ नहीं हो सकता। वो तो आपको अब ऑस्ट्रेलिया में आए तो मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली एक और सवाल, चलो ये तो आपका प्रोफेशन हो गया, पीआर के हवाले में आप थोड़ा सा हमें बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो पीआर पे दे हायर एन एजेंट, अगेन सेम एज जैसे हम लोग आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे भी एजेंट जो है वो 4 से 5 हज़ार से ऊपर भी शायद $1000 ले जाते हैं फॉर द कंसल्टेशन फॉर ये, और फीसेस अलग, राइट? तो आपके पीआर की जर्नी कैसी रही, क्या आपने कैसे किया, क्या किया, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड कर लें। तो नहीं बिल्कुल। तो पीआर में ये होता है कि जितने भी मैंने वीज़ा लगवाए अपने, वो मैंने खुद किया सारा काम, क्योंकि ऑल द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे चले आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सा वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देनी है। दैट इजी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उनके बाकायदा इट्स रिटन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। मैं पैराफ्रेज भी नहीं कर रहा, दैट्स व्हाट दे हैव रिटन ऑन देयर वेबसाइट। तो अब स्टूडेंट वीज़ा जो था वो मैंने एजेंट के थ्रू लगवाया था। उसके बाद आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा, आई थिंक इट्स कॉल्ड समथिंग एल्स नाउ, 485 वीज़ा। तो मैंने वो खुद अप्लाई किया था अपना। उसमें इतना कुछ आपको नहीं चाहिए होता, आपको अपना कंप्लीशन लेटर चाहिए होता है, डिग्री वगैरह, और आपको मतलब थोड़ी बहुत पुलिस सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, एंड यू गेट दैट। तो वो मैंने 2019 में अप्लाई किया था, वो मुझे मिल गया था 2 महीने में। उसके बाद फिर पीआर का भी मैंने खुद किया। मेरे अम्मी अब्बू आए थे ग्रेजुएशन पे, अच्छा माशाल्लाह, तो उनका विजिट वीज़ा मैंने खुद लगवाया था, नॉट वेरी डिफिकल्ट। हाँ वो भी प्लीज़, अब आप ये वाला ख़त्म करें टॉपिक, तो ये भी प्लीज़ बता दीजिएगा, बिकॉज आई बिलीव जो भी स्टूडेंट होंगे अभी करंट, उनको भी पता हो कि यार हाउ लाइक कैसे इनविटेशन ले यूनिवर्सिटी से, क्या हो, तो प्लीज़ वो भी बता दीजिएगा आफ्टर। तो मेरे ख्याल से अच्छा इसमें थोड़ा सा टाइम हो गया, कोई 5 साल तो हो गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वीज़ा प्रोसेस जो भी याद हो, हाँ जो भी, तो ऊपर से मुझे ये नहीं पता कि वीज़ा प्रोसेस चेंज हुआ है कि नहीं, लेकिन वो आपके ये देख रहे होते हैं कि आपका जो भी विजिटर है वो जेन्युइन एंट्रेंट हो। तो मुझे याद है कि जेन्युइन मैंने दिखाया था। मेरे अब्बू तो रिटायर हो चुके थे, अम्मी जो थी वो जॉब कर रही थी, तो उनकी मैंने पे स्लिप्स वगैरह दिखाई थी। घर के जो थे वो मतलब एसेट्स वगैरह जो थे वो दिखाए थे कि भाई वहीं पे आए एसेट्स। और जो मेजर चीज़ जो मैंने दिखाई थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगी थी, वो इम्पोर्टेंट होती है, वो ये है कि मैंने एक लेटर लिखा था अपने अम्मी अब्बू को, मतलब एज इन मैंने एक टाइप किया लेटर और अपने अम्मी अब्बू को सेंड किया साइन करके, कि उनसे बोला कि आप साइन कर दें। उस लेटर में सिर्फ ये लिखा हुआ था कि मैं 2 साल से यहाँ पर हूँ, मेरी ग्रेजुएशन हो रही है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ग्रेजुएशन अटेंड करें, तो ये मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ इसके लिए। हाँ। तो ये एक मैं छोटा सा लेटर लिख के अपने अम्मी अब्बू को भेजा, उन्होंने मुझे साइन किया था, उसका रिप्लाई भेजा था, एक रिप्लाई लेटर। मैं बोला था हम ज़रूर आएंगे, और मतलब जो एक जेन्युइन रिप्लाई होता है। आपको कोई यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन में अटैच किया था। आपको कोई यूनिवर्सिटी से नहीं चाहिए होता कुछ एज सच? यूनिवर्सिटी से भी आपको इनविटेशन लेटर होता है, वो भी मिलता है। वो आपको ग्रेजुएशन का मेरे ख्याल से कोई लेटर होता है कि आप 2 गेस्ट को कोई बुला सकते हो, समथिंग लाइक दैट, है ना? तो वो भी मिला था, मुझे याद है। बस यही याद है मुझे, इससे ज़्यादा तो खैर कुछ नहीं। आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से किसी का ग्रेजुएशन के लिहाज से तो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। विजिट वीज़ा दूसरे अभी पाकिस्तान का थोड़ा सा काफ़ी वो है पॉलिटिकली, काफ़ी ख़राब है, अब रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आई बिलीव के रिसेंट हमारे किसी दोस्त के पेरेंट्स का रिजेक्ट हुआ था। वो तो देखो इनके हाथ में, जैसे ये कंट्री वो जिसको इजाज़त दें, आप अपने हिसाब से एफर्ट्स करते हो जिसको ऑब्वियसली। हाँ ये नहीं बोल रहे डिसाइड नहीं कर रहे, बट हाँ खैर पीआर की जो थी, जो हमारी जो बात अधूरी रह गई, तो वाज इट इजी फॉर यू टू अप्लाई? मतलब स्टेप बाय स्टेप आप कह रहे हो हर चीज़ ऑनलाइन है और सब, तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि लोग खुद ही करना चाहिए या एजेंट को स्टिल अप्रोच करना चाहिए? देखें, अगर आपको डर लग रहा है चीज़ों के बारे में कि किस तरह होगा वीज़ा, क्या होगा, तो मैं तो बोलूँगा रिसर्च करें आप। इंफॉर्मेशन पूरी ऑनलाइन अवेलेबल है। फॉर्म जो होता है वीज़ा का वो इतना इजी होता है, स्टेप बिल्कुल क्वेश्चंस होते हैं, और इनफैक्ट आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए भी उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई हुई होती है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ये फॉर्म्स भरने हैं। फिर भी कुछ लोग स्केर्ड होते हैं, देखो नॉलेज तो सबके पास है। अगर मैं अपने उस पर करूँ तो आप बिलीव आई एम अ बिट स्केर्ड कि यार मे भी मैं कुछ गलत ना करूँ, इसलिए मुझे थर्ड पार्टी एज एन एजेंट, आई एम नॉट सेइंग कि एजेंट नहीं होने चाहिए। देखो if they are चार्जिंग यू तो दे आर गिविंग द नॉलेजेस एज वेल, तो
तो वो लुक आफ्टर भी करते हैं तो इस चीज़ ये सही बात है कि आपका एजेंट जो है ना, तभी मैंने आपको यही स्टार्ट किया कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल एजेंट के पास जाएं, उनसे नॉलेज लें, उनसे अपना वीज़ा प्रोसेस करवाएं, कोई मसले की बात नहीं है. इट्स जस्ट दैट आई एम अ बिट डिफरेंट. मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, दैट पर्सन कैन मेक अ मिस्टेक बिकॉज दैट पर्सन डजंट नो मी एज वेल एज आई डू माई सेल्फ. तो मैं क्रॉस चेक अपना होना चाहिए. हाँ, तो मैं अपना फॉर्म बेहतर भर सकता हूँ किसी और से. मतलब अपना नाम गलत नहीं लिखूंगा मैं, है फर्स्ट नेम सेकंड नेम, कोई दूसरा जो है वो मेरा नाम शायद गलत कर दे. तो एक थोड़ा सा मेरे दिमाग में था, तो इसलिए मैंने सब खुद किया. और एंड आई फाउंड आउट, और मेरी खुद कॉन्फिडेंस भी बढ़ती चली गई. जब मैंने ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई किया, अम्मी अब्बू का विजिट वीज़ा अप्लाई किया, PR अप्लाई की, तो मेरी खुद ही कॉन्फिडेंस बढ़ती चली गई. मैं तो इतना आसान प्रोसेस है, ये तो मैं कर सकता हूँ. तो अगर आपको लगता है कि एजेंट बेहतर काम करेगा आपसे, आपको डर लग रहा है, बिल्कुल गो फॉर द एजेंट, कोई मसले की बात नहीं है. इफ़ यू हैव मनी एज वेल और टाइम, क्योंकि टाइम भी लगता है कुछ. आपको फिर 2 काम करने होते हैं ना, एक तो एजेंट को बताना होता है, ऊपर से क्रॉस चेक करना होता है. बिल्कुल. इट्स अ बिग फॉर्म, ऐसी बात तो नहीं है. उसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 80 होता है जिसमें 16 पेजेस का वो घंटे लग जाते हैं पढ़ने में. अगर ये सब नहीं करना है तो एजेंट को दे दें, आप वो सारा करके दे देगा आपको, या शायद वो आपको ही दे दे कि भाई तुम भर के ले आओ, मैं भर दूंगा तुम्हारे लिए. साथ माशाल्लाह आपकी जो मतलब कराची से एडलेड तक की एक जर्नी बहुत अच्छी रही. एडलेड टू यूनिवर्सिटी जर्नी की अच्छी रही. यूनिवर्सिटी टू आपकी एम्प्लॉयमेंट, फिर एम्प्लॉयमेंट में आपकी करियर ग्रोथ अच्छी रही माशाल्लाह. अल्लाह आपको और सक्सेस दे ज़रूर, आमीन. इसके अलावा और क्या आपको अचीव करना है ज़िंदगी में? व्हाट्स द नेक्स्ट टारगेट क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है हमाद, क्योंकि मैं इस बारे में ये बोलूँगा कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आ गए, जो अचीव करना था अचीव कर लिया मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स. अब बस यही है कि लाइफ यहाँ की थोड़ी सी कंपेयर टू पाकिस्तान, काश फैमिली यहाँ पे होती तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाती, लेकिन फैमिली नहीं है. लेकिन अदर देन दैट यू गेट टू डू अदर थिंग्स इन लाइफ जो आप पाकिस्तान में नहीं कर रहे होते. अब जैसे यहाँ पे मैंने गार्डनिंग सीख ली. मेरे गार्डन में पालक उग रही है, कैप्सिकम के 3 प्लांट लगे हैं बड़े बड़े जो मुझे बोंगी मिर्चें दे रहे होते हैं, चिली लगी हुई है. तो आप दूसरे काम भी कर लेते हो. मुझे लगा कि आईफोन लेके घूम सकते हो. तो अच्छा, बात सिर्फ ये नहीं है, आपकी और भी मोटिवेशंस होती हैं कि यार मुझे, चलो पर्सनली अगर मैं बोलूँ, मुझे यार अपनी फील्ड में जितना ऊपर जा सकता हूँ जाऊँ, एक्सेल करूँ. लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है कि यार अकेला पाकिस्तानी कितना ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि मैं सारी गोरों के आई एम सराउंडेड बाय गोरा पीपल. तो थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे मैं किस साइड जा रहा हूँ कि होता है सही है. अगर अब बात ये भी होती है कि अगर 10,000 पाकिस्तानी आ रहे होंगे इस कंपनी में, तो कोई ना कोई एक पहुंच जाएगा CFO तक. लेकिन अगर बंदा ही एक है यहाँ पे, कहाँ से पहुंचेगा? तो ये भी थोड़ा होता है. कोशिश मैं पूरी करूँगा, डिसाइड नहीं कर रहा किसी को. मेरा तो गोल है कि भाई मुझे जाना है जितना ऊपर जाऊँ इंशाल्लाह. थोड़ा सा रैपिड करते हैं थोड़ा सा. ऑब्वियसली हमारे जो गेस्ट होते हैं उनके साथ हमारे रैपिड फायर्स होते हैं क्वेश्चंस. तो आई विल स्टार्ट एंड देन एक हम पूछेंगे, एक मैं पूछूंगा, एक मैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. आपका रिग्रेट क्या होगा कि अच्छा आप ऑस्ट्रेलिया आए? व्हाट वाज योर रिग्रेट? वाज देयर एनी रिग्रेट या नहीं था कोई भी? रिग्रेट यही था कि फैमिली वहाँ थी, अकेले आ रहे थे. तो आंसू सबके निकलेंगे, कितना भी सख्त बंदा लौंडा हो सबके आंसू निकलेंगे. यहाँ में पिघल गया. यहाँ पे जब खुद पकाना पड़ता है, खाना पड़ता है और कपड़े धोने पड़ते हैं, सब लॉन्ड्री वगैरह सब, तो फिर आपको फिर जान निकल जाती है. अम्मी याद आ रही होती है. नहीं बिल्कुल. तो लैंड होते के साथ 3 चीजें क्या करी यहाँ पे? ये अच्छा बोल गया. ये बहुत अच्छा सवाल है. तो इसमें भाई आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है. ये कैशलेस इकोनॉमी है, यहाँ पे सब कार्ड पे चलता है. एप्पल पे इनफैक्ट कार्ड पे तो है नहीं. एप्पल, सैमसंग पे, गूगल पे एंड वॉच पे सब कुछ है. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बैंक खुलवाना है, अपने पैसे उसमें जमा करा देने. सही है. दूसरा सिम लेनी है. अच्छा, लैंड कर गए ना किसी से कॉल जरूर करवा लेना अपनी अम्मी को, वरना वो पैनिक कर रही होंगी. तो सिम ले लेना. ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई. प्लान पे फोन भी ले लेना. बिल्कुल नहीं भाई, ये तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा, सब व्यूअर्स को, कि पैसे बचाने आते साथ ही पहले समझो कि हो क्या रहा है, और बिल्कुल बजट पे चलो. मैं बता देता हूँ व्यूअर्स को जो आ रहे हों, जिनको नहीं पता व्हाट्स प्लान पे फ़ोन क्या होता है. वोडाफोन यहाँ पे 3-4 कंपनी, बड़ी कंपनी है फ़ोन की.
वोडाफोन, टेल्स्ट्रा एंड ऑप्टिस, इन तीनों पे एक स्टूडेंट जैसे आपको 2 साल का मिलता है वीज़ा या 4 साल का, डिपेंडिंग ऑन योर वीज़ा, आपको एक क्या कहते हैं क्रेडिट लिमिट दी जाती है। आई बिलीव 3,000 या 4,000 लिमिट होती है। उसमें से लोग क्या कहते हैं, जैसे ही पहुँचते हैं नया iPhone 12 Max Pro निकाल लेते हैं, अभी तो 15 Pro Max अभी है। 15 Pro, ओके 15 Pro Max निकाल लेते हैं और उस पे वो बनता है $50 समथिंग $70 अराउंड पर मंथ का पे, विच इंक्लूड्स द सिम एंड एवरीथिंग। एंड हम सोचते हैं यार $70 पर मंथ इज नथिंग, बट जब स्टूडेंट नया होता है ना तो उनको ऑब्वियसली लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ लाइक मनी टू पे, रेंट है, ट्रैवलिंग है, ये है, इंश्योरेंस है, तो $70 इट डज अफेक्ट्स अ लॉट। तो इसलिए साथ भी बता रहे थे कि प्लीज़ उस पर नहीं लें पेमेंट पे, इट डज सीम्स चीपर बट इट इज़ नॉट। बिल्कुल। तो बस तो बिल्कुल बजट पे रहना है तो एक तो हो गया बैंक अकाउंट खुलवाना है, दूसरा हो गया, फोन हो गया। आपको फोन नहीं सिम कार्ड लेना है, सिम कार्ड लेना है। थर्ड मेट्रो कार्ड जरूर लेना है, मेट्रो कार्ड, क्योंकि लोग आते हैं गाड़ी, पता नहीं सबको गाड़ी मिलती है कि नहीं, मुझे तो मैं तो मेट्रो कार्ड से स्टार्ट किया था, बसों के सफ़र करता था जिंदगी में धक्के I believe your first car was 1996 Mitsubishi Lancer. 1989 Mitsubishi Lancer। 1989 भाई, बिल्कुल घटिया पे मैं गया था। मैं बोला जितनी औकात है, जितने पैसे हैं वो उतने की उठाएंगे, क्योंकि लोग आते हैं वो बोलते हैं अरे हम उठाएंगे $5,000 की, लेके ही 5,000 आए हैं, वो पूरे उसकी मर्सिडीज उठा ली सेकंड हैंड में। बोला नहीं, उठाते मर्सिडीज है और BMW, पता चला उसी में ऑयल लीक निकला। नहीं अच्छा उठानी जापानी गाड़ी है। हाँ भाई प्लीज, हाँ, ये जापानीज गाड़ी, गाड़ी हाँ उठानी है। डेफिनेटली सही। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, जापानी गाड़ी आपको बहुत साथ देगी। चले ये तो ठीक बहुत है, अच्छी बात है। साथ थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, प्लीज, थैंक हमें यू, टाइम दिया, और आपकी अचीवमेंट्स के बारे में मैं प्रीटी मच श्योर कि जो भी सुनेगा आपकी अचीवमेंट को भी अप्रिशिएट करेगा, प्लस आपकी अचीवमेंट्स उसको लर्निंग भी बहुत अच्छी मिलेगी। सबसे अच्छी चीज़ बस मैं ये इसको कंक्लूड करूँगा कि साथ की जो इंटायर जर्नी थी उसके अंदर सबसे एक अच्छी चीज़ ये थी कि ही वाज स्टिक टू द टाइमलाइन, ही इज़ अ गोल ओरिएंटेड एज वेल, प्लस ही इज़ डिवोटेड टू हिज स्टडीज़, डिवोटेड टू हिज ग्रेड्स। मतलब उसने अपनी हर चीज़ को जो है, अगर कोई चीज़ मतलब ली है, एक्वायर की, मतलब इफ़ ही वांट्स टू बी इन दैट थिंग, तो उसने उस चीज़ को पूरी तरीके से जो है वो केटर किया। ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब जैसे उसने अकाउंटिंग की तो उसने बीच में से छोड़ दिया। अगर उसने अकाउंटिंग की तो उसको फर्दर उसमें करना था कि भाई मैंने टैक्सेशन कर ली, मैंने ऑडिट कर ली, तो अब मैंने फाइनेंशियल्स करनी है, फाइनेंशियल्स के साथ उसने फिर CA भी किया। तो अगर आप उसकी जर्नी को नोट करो तो गोल ओरिएंटेड टाइमलाइन पे उसमें बहुत फोकस किया। तो मैं अपने आने वाले दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको एक ही बात बोलूँगा कि प्लीज़ जब आओ तो अपनी टाइमलाइन को ज़रूर देखो और अपने गोल्स पे प्लीज़ स्टिक रहो। यहाँ आके जो है ना अपने गोल्स से डेविएट ना करो, मतलब स्टिक टू द गोल्स। ऑफ कोर्स देखो, दिस इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच साथ, थैंक यू फॉर कमिंग, एंड आई बिलीव कि हम एक और भी पॉडकास्ट आपके साथ कर सकते हैं इंशाल्लाह। पार्ट 2 कमिंग सून। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।